आज का अध्याय हमारा अध्याय 1, अन्वेषण माध्यमिक विज्ञान के संसार में प्रवेश। अध्याय की शुरुआत करने से पहले उससे प्रारंभ करने से पहले हम वैदिक विज्ञान से जुड़े कुछ तथ्य जो इस अध्याय में दिए हुए हैं हम उन्हें देखेंगे। कुछ तथ्य इस अध्याय में ऐसे दिए हुए हैं जिसका वैदिक विज्ञान खंडन करता है, उन्हें गलत मानता है। जैसे कि पृष्ठ 3 पे दिया हुआ है, गणित को बाधा के रूप में नहीं समझना चाहिए। वैदिक विज्ञान का क्या मत है कि गणितीय आधार पर भी हम प्रख्यात अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड पी फेनमैन के विचारों को उद्धृत करते हैं। यहाँ पे इस बात को गलत बताने के लिए एक साइंटिस्ट हुए हैं रिचर्ड पी फेनमैन, उनके थॉट्स यहाँ पे, उनकी जो विचार है वह यहाँ पे दिए हुए, वह देखते हैं हम। बट मैथमेटिकल डेफिनेशंस कैन नेवर वर्क इन द रियल वर्ल्ड। A mathematical definition will be good for mathematics, in which all the logic can be followed out completely, but the physical world is complex. वह क्या बोल रहे हैं कि गणितीय व्याख्याएं कभी भी वास्तविक संसार में कार्य नहीं करती है। ये व्याख्याएं गणित के लिए तो अच्छी हैं, जहां वे व्याख्याएं पूर्णतः तर्क का अनुसरण करती है, परंतु जो हमारा भौतिक संसार है जो कि बहुत जटिल है, वहां पे यह व्याख्याएं कार्य नहीं करती है। आगे देखेंगे, एक और वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का कथन है कि द ट्रू लॉजिक ऑफ द वर्ल्ड इज इन द कैलकुलस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। इसका मीनिंग क्या होगा? संसार वास्तव में संभावनाओं का गणित है। ठीक है, दोनों यहाँ पे दो बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत काम किया हुआ है, उनके थॉट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो हमें यह बता रहा है कि गणित की जो अवधारणाएं होती है वह इस भौतिक संसार में लागू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह भौतिक संसार बहुत जटिल है। अब पृष्ठ 4 में भी यहाँ पे एक बात दी हुई, हम जैसे जैसे अध्याय में अध्ययन करेंगे, वो पॉइंट्स आएंगे तो और डिस्कस करेंगे हम उस बारे में। जैसे कि पृष्ठ 4 पे दिया हुआ है क्या कि वर्तमान विज्ञान में विचार स्थिर नहीं माने जाते, यही अवधारणा विज्ञान को विश्वसनीय बनाती है। तो इस बात का भी यहाँ यह भी गलत है कि जब आपके विचार स्थिर ही नहीं है तो ये विश्वसनीय कैसे हो गए? आपने कोई एक हाइपोथेसिस या कोई एक सिद्धांत को डिक्लेयर किया है, बनाया है, उस पे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, ठीक है, उससे हम कोई नए खोज कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल हमने उससे चीजें बना ली है, और फिर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, कुछ वर्षों बाद ये देखेंगे वर्तमान विज्ञान में यह फिर देखा जाएगा कि अरे जो हमने यह सिद्धांत बनाया था या जो हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, जो उत्पाद हमने हमारे सिद्धांत या आविष्कार से हमने जो बनाया है, ये तो बहुत प्रदूषण कर रहा है, इससे मनुष्य के स्वास्थ्य को हानि हो रही है या इससे हमारे पशु पक्षियों को हानि हो रही है। तो यह इस प्रकार का सिद्धांत बनाना या इस प्रकार का आविष्कार करने का कोई लॉजिक नहीं होता है। इसीलिए इसका भी खंडन किया जाता है कि वर्तमान विज्ञान में विचार स्थिर नहीं माने जाते, यही अवधारणा विज्ञान को विश्वसनीय बनाती है। कैसे विश्वसनीय हो गई? जब आपकी कोई एक सिद्धांत थोड़े टाइम के बाद गलत हो जाएगा तो वो विश्वसनीय कैसे होगा? इसके लिए यहाँ पे वैदिक विज्ञान मत दिया है, वे ही विचार बदले जाते हैं जो आगे चलकर मिथ्या हो जाते हैं। यह विचारों का बदलना हमारे लिए अभिशाप है, क्योंकि मिथ्या विचारों पर तकनीकें तो बन गई, इनके विचार स्थिर नहीं है। तभी तो आविष्कार ऐसे हैं जिनके आचरण से वायुमंडल इतना प्रदूषित हो गया है कि समस्त प्राणी जगत के जीवन पर संकट खड़ा हो गया है। आज सरकार स्वीकार करती है कि 90% व्यक्ति लिपिड प्रोफाइल बिगड़ गई है, 90% व्यक्तियों की लिपिड प्रोफाइल बिगड़ गई है। थोड़े दिनों पहले हमने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखा
जो जिसके आंकड़े गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए कि 90% पीपल की जो लिपिड प्रोफाइल है वह अब बिगड़ चुकी है। तो बेसिकली मनुष्य अब अस्वस्थ हो गया है, रोगी हो गए। कितने? वो भी 90% रोगी। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी कि 10 में से 9 भारतीयों में असामान्य कोलेस्ट्रॉल का खतरा अब शो हो रहा है। यह आंकड़े भारत सरकार के द्वारा बताए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है, जिस हमें यह पता चल रहा है कि 90% लोगों की अब लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो चुकी है, वे अस्वस्थ हो चुके हैं। ये आर्टिकल दिख रहा है हमको, न्यूज़पेपर में आया है। ये 20 जुलाई 2026 को यह आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया हुआ है, रिसेंट स्टडीज है। इसलिए अब हमें नवाचार के साथ साथ या किसी नए अन्वेंशन के साथ साथ हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा कि यह जो निरंतर मनुष्य रोगी होते जा रहे हैं, हमें यह रोग की दर को कम करना होगा और स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ रह सके, इस ओर कार्य करना होगा, जो कि वैदिक विज्ञान का अध्ययन या आचरण करने से आसानी से हो सकते हैं। हम नित्य प्रतिदिन कोई अन्वेंशन करते जाएं, प्रयोग करते जाएं और आविष्कार करते जाएं और उनको जन सामान्य को प्रयोग करने के लिए देते जाएं, लेकिन अगर हमने जब तक उनका दीर्घकालिक दुष्परिणाम नहीं हम उनके अध्ययन करेंगे और अगर वो दीर्घकालिक दुष्परिणाम के कारक होते हैं तो हमें इसी प्रकार के रिजल्ट मिलते रहेंगे। इसीलिए वैदिक विज्ञान का आचरण और अध्ययन दोनों ही जरूरी है। आगे देखेंगे अब के लिए वे हानिकारक है। जैसे कि अगर हमने किसी फसल पे वह रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं या रासायनिक पीड़कनाशी डाल रहे हैं, तो वो रसायन मृदा में भी मिल रहा है, जो मृदा के द्वारा बारिश के समय मृदा जब बह के जल में जा रही है तो जल में भी जा रहा है, और साथ ही साथ जिस फसल पे हम डाल रहे हैं, जिस अनाज पे हम डाल रहे हैं, उसमें तो वह एंटर कर ही रहा है और उस अनाज के द्वारा वह पूरी आहार श्रृंखला में हमारी आगे बढ़ता जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। उससे कई रोग हो रहे हैं। यहाँ पे एक स्टडी सर के द्वारा बताई गई है कि जब मैं 1989 में सिविल इंजीनियरिंग का अध्ययन कर रहा था, तब हमें बताया गया कि सीमेंट कंक्रीट का एक कृत्रिम पत्थर है। क्या है? यह कृत्रिम पत्थर है जिसे इच्छानुसार किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। यह बात अपने स्थान पर सही है और इसी गुण के कारण विश्व भर में क्या होने लग गया? सीमेंट का प्रयोग बहुत व्यापक रूप से हुआ और उसका निर्माण उद्योग भी बहुत व्यापक रूप से चला। किंतु आज अब हमें यह ज्ञात है कि सामान्य प्रबलित सीमेंट कंक्रीट संरचनाओं का सेवा जीवन सामान्यतः लगभग 50 से 70 वर्ष माना जाता है। पत्थर अत्यंत दीर्घकाल अर्थात 432 करोड़ वर्ष तक अर्थात पूरी सृष्टि आयु तक टिकाऊ रहते हैं। तो ये जो कंपैरिजन किया गया सबसे स्टार्टिंग में कि यह जो सीमेंट कंक्रीट है यह एक प्रकार का कृत्रिम पत्थर है, मतलब वो पत्थर की तरह कार्य करेगा, यह बात तो यहाँ पे मिथ्या साबित हो ही गई। साथ ही साथ सीमेंट का निर्माण करके हमने क्या क्या गलत कार्य किया है, क्या क्या उससे नुकसान हुआ है, वह देखेंगे अब। पर्यावरणीय दृष्टि से भी सीमेंट उद्योग का एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करी है। वर्तमान अध्ययनों के अनुसार वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 7 से 8% भाग सीमेंट उद्योग से मिलता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन का लगभग 7 से 8% भाग किससे होता है? सीमेंट उद्योग से संबंधित है। इसका मुख्य कारण चूना पत्थर से क्लिंकर निर्माण के समय होने वाला रासायनिक अपघटन तथा उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। यहाँ पे सीमेंट उद्योग के लिए जो प्रोसेस होती है उसके बारे में बात किया गया है कि जब चूना पत्थर से क्लिंकर निर्माण किया जाता है तो जो उस समय रासायनिक अपघटन होता है और उसके लिए उच्च तापमान भी चाहिए, तो जो ऊर्जा आवश्यक हो रही है उस इन सब के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का 7 to 8% भाग
उत्सर्जित होता है। इतना ही नहीं, अभी और भी है। सीमेंट आधारित भवनों में केवल सीमेंट ही नहीं बनती, हम केवल सीमेंट से घर नहीं बना देते, क्या क्या चाहिए, ईंट लगाते हैं, टाइल्स, इस्पात, कांच, एल्यूमिनियम और अन्य निर्माण सामग्रियों के लिए भी पर्याप्त ऊर्जा व्यय होती है। इन सब का निर्माण करने में भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ग्रीन हाउस गैसेस हमने बात करी है, हम जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, जो कि सूर्य से आ रही ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल में ही रोक के रखती है, अवशोषित करके रखती है, जिससे कि पृथ्वी का एक तापमान नियंत्रित रूप से बना रहे। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, बढ़ गई ग्रीन हाउस गैसेस तो ज्यादा हम ऊर्जा को अवशोषित करके रखेंगे, ऊष्मा को अवशोषित करके रखेगा हमारा वायुमंडल इन गैसों के द्वारा, तो हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, जैसे कि नित्य प्रतिदिन अभी हो रहा है, जिसका नाम दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग। इसमें ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसलिए भवन निर्माण क्षेत्र का कुल कार्बन पदचिह्न केवल सीमेंट तक सीमित नहीं है, ये जो टाइल, इस्पात, कांच, एल्यूमिनियम प्रयोग होते हैं, इनसे भी होता है। एक और समस्या, अभी जो हमने सीमेंट का आविष्कार किया था उसके हमने दो नुकसान या डिफॉल्ट हम देख चुके हैं, अब ये तीसरा एक और नुकसान आ गया। भविष्य में जब बड़ी संख्या में पुराने कंक्रीट भवन अपनी उपयोग आयु पूरी करेंगे, तब उनके सुरक्षित ध्वस्तीकरण, मलबे के पुनर्चक्रण तथा पुनः उपयोग की चुनौती सामने आएगी। सीमेंट बना ली, सीमेंट से घर बना लिए, लेकिन कुछ समय पश्चात जब सीमेंट का आविष्कार हुआ और उससे धीरे धीरे घर बनने हुए, तो वो एक स्टेज के रूप में सभी जगह सेम टाइम पे चालू हुआ, तो जो लगभग लगभग औसत आयु सब घरों की रहेगी ना, वह एक ही रहेगी उनके खत्म होने की। जैसे हमने बात करी, ये 50 से 70 वर्ष तक ये चल सकते हैं, तो उसके बाद जब ये टूटेंगे, टूट के जब गिरेंगे, तो जो उससे मलबा बचेगा उसके पुनर्चक्रण का क्या, या उसके रीयूज का क्या, इसके बारे में कुछ विचार नहीं किया गया और सीमेंट का बहुत व्यापक पैमाने पर प्रयोग करना शुरू कर दिया गया। तब इनसे धूल, ठोस अपशिष्ट तथा अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन जैसी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वर्तमान विज्ञान सृष्टि को उतना ही जानता है जितना वह आंखों से या माइक्रोस्कोप मशीन से देखता है, तभी उसके पास में 99% सृष्टि को जानना असंभव है, क्योंकि हमारी वैदिक ग्रंथों की जो व्याख्या है वह ऋषियों के द्वारा साधना अवस्था में की गई थी। ऐसे कणों का उन्होंने अध्ययन किया, या ऐसे कणों को उन्होंने देखा जो ना हम हमारी नग्न आंखों से देख सकते हैं और ना ही हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। वैदिक विज्ञान के आधार पर नए उत्पाद तभी तैयार होते हैं जब ऋषि समाधि अवस्था में पूर्ण सृष्टि विज्ञान को जान लेते हैं। इस तरह की विद्या प्राप्त होने पर नए उत्पाद तैयार होते हैं, जिससे वायुमंडल प्रदूषित नहीं होता है। जैसा कि आज से 400 वर्षों पूर्व लगभग सभी उत्पाद वैदिक विज्ञान के आधार पर तैयार होते थे। ये अभी हमने बात करी कि हम जो नवाचार कर रहे हैं वर्तमान विज्ञान के अनुसार, वर्तमान विज्ञान बताता है कि हमारा विज्ञान परिवर्तनशील है, हमारा कोई भी एक तथ्य सटीक नहीं है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो उसके दुष्परिणाम के बारे में हमने अभी बात करी कि जो ये बात बोली जा रही है वो किस प्रकार से गलत है, क्योंकि बिना उसका पूरी तरह से एनालिसिस करे अगर हम उस इन्वेंशन का या उस आविष्कार का प्रयोग करने लग जाते हैं, तो 90% चांसेस यही होते हैं कि वह दीर्घकालीन हमें दुष्परिणाम देगा, जैसे कि यहाँ हमने उदाहरण में देखा अभी प्रदूषण कर रहा है। आगे पृष्ठ 5 पे दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको हम पढ़ते हैं। यहाँ तक कि अति सफल वैज्ञानिक सिद्धांतों की भी अपनी सीमाएं होती है, और जब उन्हें नई परिस्थितियों पर परखा जाता है या जब मापन अधिक सटीक होते जाते हैं तो वे भी क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। इस प्रकार की
विफलताएं विज्ञान की दुर्बलताएं नहीं होती, अपितु इनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब पूर्वानुमान प्रेक्षणों में से मेल नहीं खाते तो वैज्ञानिक किसी विचार को मत मत या विश्वास के आधार पर नहीं अपितु प्रमाणों के आधार पर अस्वीकृत करते हैं। कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत अंतिम नहीं होता है, यह पृष्ठ 5 में यह पैराग्राफ है, और न ही ऐसा होता है जिस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सके। प्रकृति द्वारा स्वयं सुधार किए जाने के प्रति यह खुलापन ही विज्ञान को संसार को समझने में सहायक बनाता है जिसमें हम रहते हैं। ये हमने पृष्ठ 5 का में बुक में दिया हुआ एक पैराग्राफ है जिसमें पढ़ा है, जहां पे बताया जा रहा है कि कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत अंतिम नहीं होता है, उसी में बताया गया है। ठीक है, अब इसके लिए हम वैदिक विज्ञान मत देखेंगे कि वर्तमान विज्ञान उपरोक्त जो हमने पैराग्राफ पढ़ा अपनी दुर्बलता को अपनी शक्ति मान रहा है। जब आपका कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है तो आप उस सिद्धांत के द्वारा आविष्कार कैसे कर रहे हैं, वह आविष्कार हमें दुष्परिणाम देते जा रहे हैं। तो वैदिक विज्ञान मत क्या है इसमें कि वर्तमान विज्ञान अपनी दुर्बलता को अपनी शक्ति बता रहा है, जो उपरोक्त पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा उसके द्वारा। यह कथन वैदिक विज्ञान के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी अज्ञानता है। जब इनके सिद्धांत ही अंतिम नहीं है तब ये क्यों नए नए आविष्कार कर रहा है। जैसे कि अभी हमने बात करी कि जब हमारे सिद्धांत की विश्वसनीयता नहीं है, जो आविष्कार हमने किया है उसके परिणाम दुष्परिणाम को की जानकारी हमें नहीं है, तो हम उसके द्वारा आविष्कार किए हुए जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जैसे कि सीमेंट, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक पीड़कनाशी, तो हम उनका प्रयोग क्यों कर रहे हैं और उन्हें क्यों प्रचलित कर रहे हैं। अभी हमने अध्याय 1 के में दिए हुए कुछ ऐसे तथ्यों का डिस्कशन किया है जो वैदिक विज्ञान के अनुसार सही नहीं लगते हैं, उनका खंडन हमने किया। आगे अब हम अध्याय की शुरुआत बुक के अनुसार करेंगे और देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। अध्याय 1 इस पूरी पाठ्यक्रम के लिए भूमिका बनाई गई है। बताया गया है कि हम इस पाठ्य पुस्तक के द्वारा क्या क्या हम आगे अध्यायों में अध्ययन करेंगे और हमें विज्ञान के लिए कैसा दृष्टिकोण रखना होगा। अभी तक हमने देखा कि आपको जिज्ञासु बनने, संसार का निकटता से अवलोकन करने, प्रश्न पूछने, साथ ही वस्तु के कार्य करने की प्रणालियों को जानने के लिए प्रेरित किया गया है। हमने सजीव और निर्जीव संसार के विविध विचारों के बीच संबंध स्थापित किया। हमने पारिस्थितिक तंत्र पढ़ा पिछले अध्याय में। अब हम माध्यमिक स्तर में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब कि अब हम 8th से कौन सी क्लास में है, ये हम 9th की बात कर रहे हैं, माध्यमिक। तो यह यात्रा सतत रहेगी, परंतु इसमें गहन अध्ययन और अन्वेषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विज्ञान केवल इस विषय तक सीमित नहीं है कि हम उसे जानते हैं, अपितु यह भी कि हम उसे किस प्रकार जानते हैं, किस प्रकार अवलोकन मापन का आधार बनते हैं, पैटर्न को किस प्रकार प्रतीकों और समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, एवं जटिल प्रणालियों को दर्शाने के लिए किस प्रकार मॉडल को निर्मित किया जाता है। यह तथ्य सही है कि विज्ञान का मतलब यह नहीं होता है कि हम इसके बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम उसे जान रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्या होता है कि उसे किस प्रकार हम जान रहे हैं और किस प्रकार हम अवलोकन कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी अध्याय पढ़ते हुए विज्ञान का हमें उसमें बताए गए अन्वेषण और जो आविष्कार हैं उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों को देखते रहना चाहिए। इस पाठ्यपुस्तक के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने हेतु पृष्ठ क्रमांकों को अत्यंत विचारपूर्वक अभिकल्पित किया गया है एवं आवर्धक लेंस व दिशा सूचक द्वारा उन्हें फ्रेम में दर्शाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो हमारा पहला अध्याय है उसके अंदर इस पूरी पाठ्य पुस्तक की भूमिका होती है। इसमें बताया गया है पहले अध्याय में कि
हमें यहाँ पे एक आवर्धक लेंस दिखेगा पेजेस पे और दिशा सूचक द्वारा दिखेगा, जो वही दिशा सूचक यंत्र हमें स्मरण कराता है कि अन्वेषण के लिए सही दिशा भी महत्वपूर्ण है, जैसे उपयुक्त मॉडलों का चयन करना, सही प्रश्न पूछना और यह समझना कि हमारे विचारों की सीमा कहाँ तक है। तो यहाँ पेजों पे कुछ स्ट्रक्चर्स बना के दिए हुए हैं, जैसे कि आवर्धित लेंस ये दिख रहा है हमको, और कहीं कहीं पे दिशा सूचक यंत्र भी बना के दिए हुए हैं। तो हमें हर टाइम ये याद दिलाने के लिए है कि हमें विज्ञान का अध्ययन किस प्रकार करना है और अन्वेषण के लिए सही दिशा का चुनाव करना है। आगे देखेंगे, प्राकृतिक रूप से हमारा संसार जटिल है और इसका गहनता से अध्ययन सामान्यतः असंभव है। यह प्राकृतिक रूप से हमारा संसार जटिल है और उसका गहनता से अध्ययन सामान्यतः असंभव है, क्योंकि फिर वही बात आती है कि वर्तमान विज्ञान में हम सिर्फ हमारी आंखों से और सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके ही हम कणों को देख पाते हैं, लेकिन वैदिक विज्ञान में जब वैदिक ग्रंथों की रचना करी गई तो हमारे ऋषि मुनियों ने साधना अवस्था में ऐसे सूक्ष्म कणों को भी देखा जो आज हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देख सकते हैं। उन्होंने उन कणों को देख के, अध्ययन करके, जानकर फिर हमारे ग्रंथों की रचना की है। आगे इसमें बोला गया है कि इस जटिलता को समझने के लिए विज्ञान मॉडलों का प्रयोग किया जाता है। अब हम 9th क्लास में मॉडलों को बनाया जाएगा, किसी प्रणाली के ऊपर मॉडलों को बनाया जाता है जिससे उसे सरल रूप से समझाया जा सके। जैसे कि आप वर्षा का होना समझ लीजिए, उसमें एक मॉडल बना के बताया जाएगा जिसमें से पृथ्वी पे जल भाप बन के, वाष्प बन के ऊपर जा रहा है, वहां पे संघनन होते हुए दिखेगा, फिर वह संघनन के बाद नीचे वर्षा होते हुए दिखेगी। इस प्रकार से और भी कई टॉपिक्स के मॉडल बना के स्टडी पे जोर दिया गया है। भौतिकी में एक गतिशील कार को एक बिंदु से दर्शाया जा सकता है, जबकि रसायन में परमाणुओं और अणुओं को गोलों और आबंधों से चित्रित किया जा सकता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिकाओं के महत्वपूर्ण भागों को उनके चित्रों द्वारा दर्शाया जा सकता है, और पृथ्वी विज्ञान में पृथ्वी को विभिन्न परतों में विभाजित करके एक समतल गोले के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इस प्रकार के मॉडलों के निर्माण के लिए कुछ धारणाएं बनानी होती है और कुछ निश्चित विवरणों को जानबूझकर उपेक्षित करना होता है। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि अगर हम किसी एक उदाहरण ले लीजिए कि हम कोशिका की स्टडी कर रहे हैं उस अध्याय में, तो हो सकता है जो हमको उस समय पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसके अलावा भी उस कोशिका में कुछ अन्य जरूरी कोशिकांग हो, लेकिन जो पढ़ाए उनकी उपेक्षा इसलिए करी जाती है कि जो पढ़ाया जा रहा है उस पे ज्यादा फोकस हो, जो चीज अभी इस अध्याय में बताई जा रही है उस पे ज्यादा फोकस हो और वह समझना स्टूडेंट के लिए आसान हो। आगे है एक उदाहरण कि क्रिकेट का एक शॉट। कल्पना कीजिए कि एक क्रिकेट की गेंद को छक्का लगाने के लिए बल्ले से मारा जाता है। यदि आप इसका एक सरल मॉडल तैयार करना चाहते हैं तो आप इनमें कौन से विवरण सम्मिलित करेंगे और किन विवरणों को अनावश्यक मानकर छोड़ देंगे? तो इसका उत्तर है, हमें यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या गेंद सतह पर टकराए बिना सीमा रेखा को पार कर जाएगी? इसके लिए बल्ले का ब्रांड, गेंद का रंग, मैदान पर घास की मात्रा आदि का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर गेंद का द्रव्यमान, उसकी गति और उसे किस दिशा में मारा गया है, ये पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, ये एक सिनेरियो की बात करिए, एक टाइम पे बात की गई है कि क्रिकेट का एक शॉट हमने मारा है, तो अभी हमें उसका अध्ययन करने के लिए किस पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना है, जैसे कि गेंद का द्रव्यमान,
उसकी गति, उसे किस दिशा में शॉट मारा गया है। वायु प्रतिरोध, गेंद का घूर्णन और सीमा पर धागों की सिलाई, सॉरी सीम पर धागों की सिलाई मतलब बॉल पे जो धागों की सिलाई होती है उसकी बात है, आदि प्रभाव न्यून होते हैं जिन्हें एक सरल मॉडल में उपेक्षित किया जाता है। लेकिन हायर लेवल में या उच्च कक्षाओं में जब हम इस मॉडल का अध्ययन करेंगे तो हम साथ में इसमें वायु प्रतिरोध, गेंद का घूर्णन और सीम पर धागों की सिलाई का भी अध्ययन करते हैं, हमें तभी सटीकता से रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे वही बात बताई गई है कि कुछ चीजों की एट द टाइम पे उपेक्षा करी जाती है, तो उसका रीजन ये होता है कि आप उस टॉपिक को पहले सरल रूप में अच्छे से समझें, फिर उच्च कक्षाओं में जाके उसका गहन अध्ययन करें। ये एक भारतीय टिकट पर अंकित मेघनाथ साहा एक साइंटिस्ट हैं। भौतिकविद मेघनाथ साहा ने तारों से आने वाले प्रकाश का अध्ययन किया। उन्होंने तारे के भीतर प्रत्येक परमाणु अभिक्रिया और गति हेतु मॉडल निर्माण का प्रयास नहीं किया। यद्यपि इन्होंने तारे के पदार्थ को एक उष्ण गैस की तरह माना और अनेक जटिल प्रतिक्रियाओं की उपेक्षा करते हुए केवल तापमान, दाब और परमाणुओं के आयन बनने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया। इस सरलीकृत अध्ययन से इन्हें यह समझने में सहायता हुई कि किस प्रकार तारों का रंग उनके ताप से गहराई से जुड़ा हुआ है। और यह साइंटिस्ट हमारे डाक टिकटों में होते हैं, मेघनाथ साहा। यहाँ पे इन साइंटिस्ट का उदाहरण देते हुए, मेघनाथ साहा का उदाहरण देते हुए यह बताया गया कि इन्होंने तारे की स्टडी करी है लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया है, परमाणु अभिक्रिया और गति हेतु मॉडल बनाने या उसको समझने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने सरल फॉर्म में पहले यह पता लगाया कि किस प्रकार तारों का रंग उनके ताप से गहराई से जुड़ा हुआ होता है। यह एक सरल अध्ययन इन्होंने सरल मॉडल के द्वारा किया। फिर भी इनका यह जो प्रयोग था यह बहुत तारों के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। द्रव्यमान, वेग, बल और विद्युत धारा जैसी भौतिक राशियों को एम, वी, फोर्स और विद्युत आय जैसे प्रतीकों से निरूपित करते हैं और प्रत्येक का एक निर्धारित मात्रक होता है। यहाँ तक कि विज्ञान के तथ्यों और अवधारणाओं को और भी सटीक बनाने के लिए विज्ञान प्रायः गणित की सहायता लेता है। ये जो हमने अभी अध्याय के शुरू में वैदिक विज्ञान के मत से इस तथ्य को हमने अभी देखा था और पाया था कि यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। इससे राशियों के मध्य संबंधों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है एवं इनका सावधानी पूर्वक परीक्षण भी किया जा सकता है। यह कभी कभी चुनौतीपूर्ण भी प्रतीत हो सकता है, परंतु ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि विज्ञान में गणित के समावेश को बाधा के रूप में नहीं समझना चाहिए। लेकिन हमने वर्तमान विज्ञान के ही कुछ बहुत फेमस साइंटिस्ट जैसे कि फेनमैन के स्टेटमेंट देखे थे। उन्होंने बताया था कि जो गणित है वह अपने उसकी जो अपना कैलकुलेशन है उस हिसाब से तो सही है, लेकिन क्योंकि ये भौतिक संसार बहुत जटिल है, वहां पे इस गणित को लागू करना बहुत मुश्किल है और वह सही भी नहीं हो सकता। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक समीकरण केवल एक परिकलन का साधन नहीं है, अपितु इस विषय का संक्षिप्त विवरण है। कुछ राशियां आपस में किस प्रकार संबंधित है यह बताने के लिए, उदाहरण के लिए जब गति के वर्णन हेतु राशियां जैसे दूरी, समय और वेग का प्रयोग करते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि कुछ समय पश्चात एक पिंड कहाँ होगा। इसी प्रकार गणितीय व्यंजकों का उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, जनसंख्या वृद्धि के पैटर्न, निकाय के भीतर ऊर्जा का परिवर्तन आदि के वर्णन के लिए किया जाता है। यहाँ पे गणित किस प्रकार से विज्ञान में कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा रहा है इस बारे में बताया गया है। इस प्रकार से गणित केवल संख्यात्मक उत्तर प्राप्त करने का साधन मात्र नहीं रहता है,
अपितु विचार करने की एक सशक्त भाषा बन जाता है। यदि आप पहले स्थितियों और उनके उनसे में सम्मिलित राशियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो समीकरण बाधाओं की भांति कम अपितु आपके विज्ञान के अन्वेषण में सहायक एवं मार्गदर्शक के अधिक प्रतीत होंगे। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि प्रकाश के वेग को c से क्यों निरूपित किया जाता है। यह जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ये सुविधा के लिए बनाए गए संक्षिप्त रूप नहीं होते हैं अपितु अंतरराष्ट्रीय सहमतियों पर आधारित होती है। कुछ काउंसिल्स होती है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे साइंस की अलग अलग सब्जेक्ट की अलग, फिजिक्स के लिए भी होगी, केमिस्ट्री के लिए भी होगी, मैथ के लिए भी होगी और जूलॉजी के लिए भी होगी। वहां उस काउंसिल में यह शॉर्ट फॉर्म्स का को डिसाइड किया जाता है जिसके पीछे भी बहुत सारे मानक होते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश की गति को सामान्यतः प्रतीक c के द्वारा व्यक्त किया जाता है क्योंकि ये लैटिन शब्द सेलेरिटास, क्या है ये लैटिन शब्द, थोड़ा ऊपर करते हैं हम इसे, लैटिन शब्द सेलेरिटास से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, गति। वर्तमान में प्रकाश की गति को एक निश्चित भौतिक स्थिरांक माना जाता है जिसका मान ठीक 299979248 मीटर पर सेकंड के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसे, प्रकाश की गति का यह एक स्थिरांक बताया गया है। तो c कहाँ से लिया गया है, गति को सेलेरिटिस से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, लैटिन वर्ड सेलेरिटिस का अर्थ होता है गति। यहाँ एक और उदाहरण दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि अगर गलत कैलकुलेशन के करके या गलत मात्रकों का प्रयोग करके हम किसी वायुयान में ईंधन डाल रहे हैं तो वो कितना डेंजर हो सकता है। एक प्रसिद्ध घटना में एक यात्री विमान का ईंधन उड़ान के मध्य में ही समाप्त हो गया जो ईंधन मापन इकाइयों की गड़बड़ी के कारण था। क्या वहां पे क्या गड़बड़ हुई, मापन इकाइयां गलत हुई, मतलब लीटर, मिलीलीटर, ठीक है, पौंड, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, इसलिए यह गड़बड़ी हुई। उड़ान के लिए कुल 22,300 किलोग्राम ईंधन की आवश्यकता थी। कितने की आवश्यकता थी, 22,300 ये किलोग्राम की आवश्यकता थी। लेकिन इधर ईंधन भरने वाले कर्मचारी दल ने क्या गड़बड़ी कर दी, उसकी गलत गणना कर दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ईंधन के घनत्व की गणना किलोग्राम प्रति लीटर के स्थान पर कैसे कर दी, पाउंड प्रति लीटर में कर दी। किस में करनी थी ईंधन की गणना, किलोग्राम में करनी थी, यहाँ उन्होंने किस में कर दी, पाउंड प्रति लीटर में कर दी। तो फलस्वरूप विमान में 1500 लीटर ईंधन की कमी हो गई। ठीक है, यह कैलकुलेशन गड़बड़ होने से पाउंड किलोग्राम से छोटा रहेगा। तो अब पाउंड से कैलकुलेशन की गणना कर ली तो उसमें कम ईंधन गया, कम ईंधन गया, वही ईंधन उड़ान के दौरान ही बीच में समाप्त होने लगा तो उससे बहुत बड़ी समस्या हुई। लेकिन सौभाग्यवश उस टाइम कोई दुर्घटना नहीं हुई। तो हमें यह पता होना चाहिए कि पाउंड और किलोग्राम दोनों अलग अलग इकाई हैं, इसीलिए मानक इकाइयों SI का प्रयोग वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यों में आवश्यक है जिससे त्रुटियों का और रूपांतरण संबंधित समस्याओं से सरलता से बचा जा सकता है। मानक इकाइयों का प्रयोग इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है ताकि यह वाली गलतियां ना हो। एक जिज्ञासा सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है हमें, किलोग्राम का उपयोग सभी मापन कार्यों में क्यों किया जाता है। जब हम चावल सब्जियां खरीदते हैं यह अपेक्षा करते हैं कि 1 किलोग्राम का तात्पर्य सभी स्थानों पर समान मात्रा में होगा। यदि हम सभी स्थानों पर अलग अलग भार मात्रक का उपयोग करें तो कितनी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। कहीं पे हम पाउंड का प्रयोग करें, कहीं पे किलोग्राम का करें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारी जनरल लाइफ में। सौभाग्य से मापन स्थानीय वस्तुओं या व्यक्तिगत विचारों पर आधारित नहीं होते हैं अपितु अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर आधारित होते हैं। मानक इकाइयों से वैज्ञानिक परिणामों की तुलना संभव हो पाती है और दैनिक जीवन व व्यापार में भी निष्पक्षता सुनिश्चित
होती है। इसीलिए जनरल हम SI मानकों का प्रयोग ही करते हैं, हम ही नहीं पूरे वर्ल्ड में यही चलता है। ठीक है। प्रेक्षणों की पुनरावृत्ति से मापनों को अधिक परिष्कृत किया जाता है और प्रयोगों द्वारा विचारों की पुष्टि की जाती है, जिसके परीक्षण से हम संसार के विषय में अपने ज्ञान को क्या करते हैं, व्यवस्थित ढंग से विकसित करते हैं। मध्य स्तर पर आप नियम, सिद्धांत और आधारभूत सिद्धांत जैसे शब्दों से परिचित होंगे, जिनका विज्ञान में विशिष्ट अर्थ होता है। सामान्यतः एक नियम प्रकृति के अवलोकन के एक नियमित पैटर्न का वर्णन करता है। यहाँ पर वर्तमान विज्ञान के अनुसार बताया जा रहा है कि नियम सिद्धांत क्या होते हैं। वह कोई किसी चीज के लिए एक नियम बना तो वह प्रकृति के अवलोकन के एक नियमित पैटर्न का वर्णन करता है, जिसे प्रायः शब्दों में या गणितीय संबंधों के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए गति के नियम, ठीक है, ऊर्जा का नियम, ऊर्जा का प्रथम, द्वितीय, तृतीय नियम, यह सभी इस प्रकार से कुछ नियम बनाए जाते हैं और उन्हें या तो गणितीय रूप में या शब्दों के रूप में रेडी तैयार किया जाता है और फिर वह सर्वसाधारण को बताया जाता है। उदाहरण के लिए न्यूटन के गति के नियम, अभी हमने बात करी कि एक बस के अचानक रुकने पर हमें झटका क्यों लगता है। सिद्धांत एक कदम आगे बढ़कर यह व्याख्या करता है कि ये पैटर्न क्यों उत्पन्न होते हैं और सामान्यतः समय के साथ एकत्रित साक्ष्यों व उपलब्ध प्रमाणों पर आधारित होते हैं। सिद्धांत, किसी भी प्रकार का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए वर्तमान विज्ञान को क्या चाहिए होता है, उन्हें प्रमाणों की आवश्यकता होती है। बिना प्रमाणों के वह किसी भी तथ्य को स्वीकृत नहीं करते हैं। इसका एक ड्रॉबैक भी है, इसीलिए वह ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं और इसी कारण वह पूरी सृष्टि का अध्ययन करने के लिए भी असक्षम है। सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि उदाहरण के लिए परमाणु सिद्धांत व्याख्या करता है कि अणु कैसे बनते हैं। आधारभूत सिद्धांत व्यापक विचार होते हैं जो दी गई परिस्थितियों को समझने में हमें सहायता करते हैं, जैसे सीढ़ियां चढ़ते समय ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत का लागू होना। विज्ञान की एक अत्यधिक सराहनीय विशेषता क्या होती है, उसके पूर्वानुमान करने की सशक्त क्षमता। जब नियम, सिद्धांत और मॉडल भली प्रकार से स्थापित हो जाते हैं तो हम यह अनुमान लगाने में सक्षम हो जाते हैं कि नवीन अथवा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या परिणाम प्राप्त होंगे, यहाँ तक कि उन परिस्थितियों में भी जहां प्रयोग करना संभव नहीं हो पाता है। जैसे गति संबंधी विचारों का उपयोग करने हेतु हम गति के नियमों का प्रयोग करते हैं और उन्हीं नियमों के द्वारा हम कहीं कहीं स्थितियों में पूर्वानुमान भी लगाते हैं कि अगर किसी फुटबॉल खिलाड़ी ने फुटबॉल को किक मारी तो वह कितनी गति से आगे बढ़ेगी और कितनी दूर जाएगी। अब एक और उदाहरण बताया गया है कि हम पूर्वानुमान किस प्रकार लगाते हैं। वर्षा ने अपनी सहेली मेघना को बताया कि आज दोपहर में वर्षा होगी क्योंकि बादल कैसे दिख रहे हैं, काले दिखाई दे रहे हैं। तो अब मेघना उससे क्या प्रश्न पूछ सकती है, उत्तम वैज्ञानिक कैसे प्रश्न पूछ सकता है, जब पिछली बार वर्षा हुई थी तो आकाश की स्थिति क्या थी, मतलब क्या जब पहले वर्षा हुई थी, ये पूर्वानुमान की बात चल रही है, उसकी स्टडी के बारे में और क्रॉस क्वेश्चनिंग के बारे में। ठीक है, तो मेघना क्या पूछ रही है वर्षा से, क्या पिछली बार वर्षा हुई थी तो आकाश की क्या स्थिति थी, बेसिकली क्या आकाश तभी भी इसी प्रकार से काला था, आज आर्द्रता का स्तर कितना है, क्या विगत समय में ये 80% थी, आज वायु की गति क्या है और दिशा क्या है, क्या तापमान वैसे ही कम हो गया है जैसा वर्तमान में हुई वर्षा से पूर्व हुआ था। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो हम किसी पूर्वानुमान के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लगाते हैं। मौसम संबंधी पूर्वानुमान कभी कभी त्रुटिपूर्ण क्यों हो सकते हैं, आगे हम देखेंगे कि मौसम संबंधी पूर्वानुमान कभी कभी त्रुटिपूर्ण क्यों हो जाते हैं।
मौसम अनेक परिवर्तनशील कारकों पर निर्भर करता है, जैसे ताप, दाब, आर्द्रता, वायु। मौसम का पूर्वानुमान मापन और मॉडल का उपयोग करता है। इसके पश्चात भी समय के साथ परिस्थितियों में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन भी वृहद हो सकते हैं। इसी कारण से परिणाम पूरी तरह परिवर्तित हो जाते हैं। फलस्वरूप पूर्वानुमान सामान्यतः कुछ घंटों, यहाँ तक कि कुछ दिनों के लिए तो विश्वसनीय रहते हैं, किंतु जैसे ही समय की गति बढ़ती है वैसे ही इनकी विश्वसनीयता में कमी होती जाती है। यहाँ पे मौसमों का परिवर्तन होना भी एक ईश्वरीय प्रक्रिया है। ईश्वर के द्वारा प्रदान बलों से या उसके प्रेरण से मौसम में परिवर्तन होता है। यहाँ तक कि अति सफल वैज्ञानिक सिद्धांतों की भी अपनी सीमाएं होती है। इस पैराग्राफ की भी स्टडी हमने अध्याय के शुरू में वैदिक विज्ञान मत के अनुसार करी थी, जिसमें यह बताया गया है कि जब तक आपका कोई सिद्धांत अंतिम नहीं है, फिर आप उस सिद्धांत से लेकर किसी प्रकार के आविष्कार कैसे कर सकते हैं। जब तक आपने उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को दीर्घकालिक परिणाम के रूप में नहीं स्टडी किया है, तो आपका उस सिद्धांत को लेकर आविष्कार करना और जन सामान्य में उसे उस प्रयोग के लिए देना, यह बहुत गलत है और इससे हमें दुष्परिणाम प्राप्त होंगे, जो बेसिकली प्रदूषण के रूप में होते हैं। यहाँ पे सूर्य ग्रहण बताया गया है, जिसमें बोला गया है कि सोशल मीडिया पे वायरल होने वाले दावों को खंडित किया है कि ग्रहण के समय भोजन करना हानिकारक है। यह ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि वर्तमान विज्ञान प्रमाण पे कार्य करता है। तो ऐसा टेस्ट करके देखा गया है कि भोजन को रख के फिर उसकी प्रकृति प्रवृत्ति चेक करी गई है सूर्य ग्रहण के दौरान, क्या उसमें कोई सूक्ष्म जीव डेवलप हो जा रहे हैं, ऐसा कोई भी, या वो अपघटित हो जा रहा है, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिल रहा है। इसलिए वर्तमान विज्ञान सूर्य ग्रहण के बाद या रखे हुए या उस दौरान भोजन को ग्रहण करने को हानिकारक नहीं मानता है। आगे कक्षा 9 में और 10 में हम यह विज्ञान में देखेंगे कि पदार्थ की उन राशियों की पहचान की जाए जो आवश्यक है। अंततः एक अनुमानित आकलन द्वारा यह जांच की जाए कि उत्तर का उचित अर्थ बनता भी है या नहीं। तार्किक विचारों के प्रारंभिक चरणों में सदैव सटीक मान आवश्यक नहीं होते हैं। सामान्यतः एक सन्निकट मान आकलन के लिए पर्याप्त होता है कि परिणाम उचित है या अनुचित है या असंभव है। इसके साथ ही आपके अपने स्वयं के विचारों पर आत्मविश्वास विकसित होता है। सामान्यतः विज्ञान में ध्यानपूर्वक तर्क को सटीक गणनाओं से अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक बताया जा रहा है, उदाहरण लिया जा रहा है या केस स्टडी हम बोल सकते हैं, ली गई है, बताया गया है, जिसमें कि एक 4 सदस्यीय परिवार के लिए एक माह में कितना चावल पर्याप्त होगा। कितने सदस्य परिवार है ये? 4 सदस्य। एक सामान्य अनुमान लगाने के लिए हम यह मान लेंगे कि सभी सदस्यों की कैलोरी या ऊर्जा की पूर्ति केवल चावल द्वारा ही हो रही है। तो एक औसत व्यक्ति को लगभग 2000 से 2500 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो 100 ग्राम पका हुआ चावल कितनी ऊर्जा प्रदान करेगा, और इस गणना का उपयोग करके हम यह अनुमान लगाएंगे कि संपूर्ण परिवार की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगी। इसका उद्देश्य सटीक संख्या निकालना नहीं है, अपितु ये जांच करना है कि उत्तर का कोई सही अर्थ बनता भी है या नहीं बनता है। एक माह के लिए 100 ग्राम चावल की मात्रा बहुत कम है, जबकि कुछ टन चावल की मात्रा क्या हो जाएगी? बहुत अधिक हो जाएगी। इस प्रकार का अनुमान विज्ञान को भोजन और संसाधनों से जुड़े दैनिक जीवन के प्रश्नों से जोड़ता है और दैनिक जीवन को के लिए कई महत्वपूर्ण तथ्य देता है। कक्षा 10 के पश्चात यदि आप विज्ञान पढ़ने का, क्लास 10th के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट सिलेक्शन का टाइम आता है। अगर आप कक्षा 10 के बाद भी विज्ञान पढ़ने का ही चयन करते हैं, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान।
और पृथ्वी विज्ञान जैसी शाखाएं भी होती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि प्राकृतिक संसार की ऐसी कोई विभाजन रेखाएं नहीं होती है। ये विभाजन केवल केवल ज्ञान को व्यवस्थित करने में सहायता करने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई है। जो अर्थ पे हम ग्लोब पे इक्वेटर्स देखते हैं, ये सा ऐसा, ठीक है, ये जो हमको ग्लोब में इक्वेटर, या जो हम पढ़ाई करते हैं तो हमें इक्वेटर के बारे में बात होती है, वह हमारी पृथ्वी पे ऐसी लाइनें, ऐसी रेखाएं नहीं बनी गई है। ये हमने हमारे अध्ययन को सरल और व्यवस्थित करने के लिए इस प्रकार की रेखाओं को माना गया है। वर्तमान की अधिकांश वास्तविक समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन को समझना, औषधियों को विकसित करना या सतत प्रौद्योगिकी को अभिकल्पित करना आदि कई विषयों के विचारों को एक साथ मिलाकर ही हल किया जा सकता है। विज्ञान का गणित, प्रौद्योगिकी, कला और सामाजिक विज्ञान के साथ स्वाभाविक रूप से संबंध है। संसार को पूर्णतः समझने के लिए हमें ज्ञान और अभिव्यक्ति की अनेक शैलियों को जोड़ना होता है जो एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए विज्ञान की कई शाखाओं के ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि कोविड-19 महामारी के समय हम सभी ने सुरक्षा उद्देश्य से मास्क का प्रयोग किया। एक मास्क किस प्रकार कार्य करता है, मास्क का इन्वेंशन कैसे कर दिया, तब यह पैरामीटर रखे गए कि इसमें भौतिकी और रसायनी और जीव विज्ञान तीनों पैरामीटरों के बारे में सोचा गया कि कोई किस साइज तक के कणों को हमको मास्क के द्वारा रोकने हैं, उन्हें अंदर सांस में नहीं जाने देना है। तो कणीय गति, वैद्युत स्थितिक आकर्षण, अब रसायन कैसे कि बहुलक रेशों के गुणधर्म, और जीव विज्ञान कैसे कि हमको विषाणु का साइज और उसकी प्रकृति की, हमको ये पर्टिकुलर विषाणु को रोकना है। जैसे कोविड की बात कर ली जाए तो जो कोविड-19 वायरस है उसको रोकने के लिए, उसके अब वो वायरस को रोकने के लिए हमको इन मास्कों में कितना बड़ा छेद रहना चाहिए कि उस छेद को वह वायरस क्रॉस न कर पाए। इस प्रकार से सारी अवधारणाओं को देखकर यह मास्क तैयार किए गए जिसने कोविड-19 से हमें सुरक्षा प्रदान की करी। आगे है, अंततः जैसा कि हमने प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में उल्लेखित किया है कि विज्ञान केवल तथ्यों, समीकरणों या प्रयोगों का संग्रह नहीं होता है। यह एक ऐसी मानवीय गतिविधि है जो जिज्ञासा, सृजनात्मकता, सहयोग और सावधानी पूर्वक प्रश्न पूछने से आकार लेती है। विज्ञान तब विकसित होता है जब लोग प्रश्न पूछते हैं, विचारों का परीक्षण करते हैं, परिणामों को साझा करते हैं और त्रुटियों से सीखते हैं। विज्ञान समय के साथ अनेक लोगों के योगदान से विकसित होता है जो विभिन्न संस्कृतियों और पीढ़ियों से संबंधित होते हैं। आपको अपने आसपास की प्रौद्योगिकी को समझने में, सूचनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में और उस संसार को भी समझने में सहायता करेगा जिसमें आप रहते हैं। इन अन्वेषण की यात्रा के प्रारंभ में विज्ञान आपको केवल संसार के विषय में सीखने के लिए ही नहीं, अपितु यह जानने के लिए भी प्रोत्साहित करता है कि हम उसे समझने का प्रयास किस प्रकार करते हैं। इस प्रकार यह प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। इसमें फर्स्ट लेसन में हमको यह बताया गया है बेसिकली कि हम इस बुक में आगे के अध्यायों में क्या देखेंगे और हमें यह विज्ञान को पढ़ते हुए हमारा दृष्टिकोण किस प्रकार से रखना चाहिए, और व्यवस्थित रूप से विज्ञान को पढ़ने के लिए हमें मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। अंततः एक और महत्वपूर्ण लाइन कि वेदों की ओर बढ़िए, वैदिक ग्रंथ की ओर बढ़िए, वैदिक विज्ञान का भी अध्ययन करिए। चैप्टर खत्म। थैंक यू।